हाँ जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब तक आपने क्या देखा? सर हमने पीपीई की डेफिनेशन देखी। फटाफट प्रियांशी पीपीई की डेफिनेशन बता दो। पीपीई आर द टेंजिबल आइटम्स expected to be used for more than one period and held for use in production or supply of goods and services, for rental to others, and for administrative purpose. Is bearer plant also PPE? Yes, sir. Bearer plant होते क्या हैं? Here. These are the living plants, okay, which produce agricultural product and expected to be used for more than one period. Okay. चलिए मैंगो ट्री और कोकोनट ट्री। हाँ लक्षिता लबिना, क्या ये लिविंग एनिमल्स भी पीपीई की डेफिनेशन में आएंगे? नहीं आएंगे। और लिविंग प्लांट्स अदर देन बेरर प्लांट्स नहीं आएंगे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है लक्षिता? बुक्स में कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? बोले तो रिकॉर्ड किया जाएगा। ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर हमने कुछ स्पेशल आइटम देखे, जैसे स्पेयर पार्ट्स था, स्टैंड बाय इक्विपमेंट थे, साथ साइड बाय साइड पड़े रहते हैं, जब जरूरत होगी काम में ले लेंगे। सर्विसिंग इक्विपमेंट होते हैं, क्या ये पीपीई होते हैं? यस, इफ दे मीट द डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। फिर दूसरा क्या था? अगर कोई इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हो तो कैसे देखना चाहिए? उनको एग्रीगेट करके देखना चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्या वो मीट आउट कर रहे हैं कि डेफिनेशन और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को। क्या जो सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट जो इक्विपमेंट है, एनवायरमेंटल इक्विपमेंट, क्या वो पीपीई की डेफिनेशन को मीट आउट करते हैं? यस सर। दे असेस द एसेट इनडायरेक्टली। ओके, फिर मेजरमेंट में आए थे। मेजरमेंट में इनिशियल मेजरमेंट कैसे होता है? स्टार्टिंग में बुक्स में जब रिकॉर्ड करते हो तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? ऑलवेज एट कॉस्ट पे। उस कॉस्ट में क्या क्या शामिल था सर? परचेज प्राइस था, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, दूसरा क्या था? नॉन रिफंडेबल टैक्स, तीसरा क्या था? ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट, साइट का कॉस्ट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग का कॉस्ट, और टेस्ट करने से जब ट्रायल रन करा था तो उससे कोई प्रोडक्शन होता है तो उसको बेचने वाला जो अमाउंट है, वो जो प्राइस पैसा मिला है उससे हम कॉस्ट को कम कर देंगे। डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना? इनॉग्रेशन का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, स्टाफ को ट्रेन किया उसका, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा, जनरल ओवरहेड्स वगैरह, ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह, रिलोकेट करने का खर्चा, ये सब शामिल नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और डीकमीशनिंग, इसका क्वेश्चन किया था अपन ने। बिल्कुल, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे कंसीडर करते हुए आज इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानना है और फिर हर साल इसको क्या करना है? अनवाइंड करना है। ठीक है ना? सीखा था कि नहीं सीखा था? बोलो। हाँ सर, फिर हमने ये 2 क्वेश्चंस किए थे, 3 किए थे। अच्छा, फिर हम आ गए थे डेफर्ड कंसीडरेशन में। फिर डेफर्ड कंसीडरेशन में क्या था कि भैया अगर थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर रहे हो बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, दैट मींस उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो अगर क्वेश्चन वाला नहीं भी दे रखा है तो तुम उसमें क्या करो? डिस्काउंटिंग करके इंटरेस्ट एलिमेंट को हटा दो और उसका कैश प्राइस पता करो, और एसेट को किस पे रिकॉर्ड करो? कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करो। और फिर हर साल जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू करने का, और वेंडर को पेमेंट करना है तो वेंडर को पेमेंट करने का। याद आया क्या? और लास्ट ईयर में हमेशा क्या करना होता है? बैलेंसिंग फिगर। चलिए रिकॉल कर लिया अपन ने। अभी बढ़े आगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट में पहला हो गया कि भैया क्या क्या कॉस्ट में शामिल है। दूसरा हो गया क्या? डेफर्ड कंसीडरेशन, कि भैया थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पेमेंट करते हो तो कैसे होगा। और अब तीसरा लिखो, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स सर इसमें क्या है? एसेट के बदले एसेट, मैंने एसेट खरीदा और बदले में क्या दे रहा हूं? कुछ दूसरा एसेट दे रहा हूं। तुमसे तुम्हारा फोन लिया, अपना फोन दे रहा हूं। ठीक है ना? तुमसे तुम्हारा फोन दिया, ये लैपटॉप तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, आईफोन के बदले। ठीक है ना? ओके जी, तो कहने का मतलब है एक एसेट के बदले दूसरा एसेट। तो अब बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? क्योंकि यहां पर
मेरे पास क्या है, 3 चीजें हैं। क्या क्या लिखना नहीं, मेरे पास मैंने ये लैपटॉप तुमको दिया और तुमसे तुम्हारा आईफोन ले लिया, ठीक है ना। ओके, तो मेरे पास एंट्री क्या होगी बोलो, आईफोन आया, अच्छा गया क्या, लैपटॉप गया। ओके, अब आईफोन को अपनी बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करूं, जो लैपटॉप गया है जाने वाले एसेट को तो तुम हमेशा बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो ना, कैरिंग अमाउंट। बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस होता है, जो भी पीएनएल डेबिट या पीएनएल क्रेडिट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब आईफोन को कितने पे रिकॉर्ड किया जाए, हमारे पास 3 ऑप्शन है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन बोले तो लैपटॉप का फेयर वैल्यू। दूसरा ऑप्शन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड बोले तो आईफोन का फेयर वैल्यू। और तीसरा होता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे सर, पहली प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, वो क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट परचेज या एक्वायर्ड, हाँ, और वो भी ना हो तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा ऑफ एसेट गिवन। क्लियर है ये वाली चीज। ओके, रियल लाइफ में भी है कि फेयर वैल्यू अगर एसेट गिवन की आप बहुत अच्छे से क्लियरली फाइंड आउट कर पाएंगे तो पहले एसेट गिवन की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, नहीं कर पाते तो एसेट एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू पे करो। अच्छा, दोनों ही अगर आप क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, रिलायबली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो फिर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। ओके, तो चलिए सर लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। एक्सचेंज ऑफ एसेट, तो बस फटाफट ऐसे लिख लो, PPE should be recorded, PPE should be recognized, should be recognized at प्रेफरेंस। जो फर्स्ट है वो है क्या, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। दूसरा प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। और तीसरा क्या, बुक वैल्यू, या यूं कहें कैरिंग अमाउंट बेटर रहेगा ना, कैरिंग अमाउंट लिखते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, ये तीसरा प्रायोरिटी हो गया। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, ये तीसरा प्रायोरिटी हो गया है। ओके, अब इसमें स्टार मार्क लगा के if there is lack of commercial substance, if there is lack of commercial substance, अगर उस ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस की कमी है, then record PPE at carrying amount, at carrying amount of asset given। अच्छा, ये क्लियरली बोल दिया कि अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस की कमी है तो वहां पर आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। सर वो लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है,
lack of commercial substance means there is no profit motive. और आप जो एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल एसेट, हैविंग सेम वर्थ, हैविंग सेम वर्थ, जिनका सेम वर्थ है, इससे आपके फ्यूचर कैश फ्लोज पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, आपके फ्यूचर कैश फ्लोज वही रहने वाले हैं। तो मेरे एएस 10 में भी मैं ऐसा एग्जांपल देता था, मेरे पास एक गोडाउन है, लक्षिता के पास भी एक गोडाउन है, हमने क्या किया, अपना गोडाउन एक्सचेंज कर लिया, लक्षिता ने मेरा वाला गोडाउन ले लिया, मैंने लक्षिता वाला गोडाउन ले लिया, म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सेम साइज का था गोडाउन, सेम पैटर्न पे था, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसे चेंज कर लिया। मेरे पास एक कार है, ठीक है ना, रेड कलर की, और प्रियांशी के पास है ब्लैक कलर की, सेम कार। अब प्रियांशी को चाहिए रेड कलर की और मुझे चाहिए ब्लैक कलर की, तो हमने क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली, ठीक है जी। क्या यहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव था? देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, हाँ, देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव। नो नहीं बोला था क्या मैं? नहीं बोला था, बोला था, लिखा नहीं था, ओके, ठीक है, देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, वेरी गुड। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, जयश्री, पढ़ता नहीं, ओके, पढ़ता नहीं, ठीक है ना, जयश्री पढ़ता नहीं, ओके। ये ऐसी डेफिनेशन तो किसी ने नहीं दी होगी शायद तुमको, अच्छा ये दे रखी है कि पढ़ता नहीं मतलब पढ़ता नहीं, ठीक है, ओके, डन। चलिए सर, इसके रिगार्डिंग अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड owns land and building, owns land and building which are carried, which are carried in its balance sheet, in its बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज होती है वो कौन सी होती है, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ओके, इन इट्स बैलेंस शीट at an aggregate carrying amount, aggregate carrying amount of rupees 10 million, of rupees 10 million. The fair value of such asset, the fair value of such asset is rupees 15 million. Fair value of such asset is rupees 15 million. It exchanges the land and building, it exchanges the land and building
for a private jet, for a private jet which has a fair value, which has a fair value of rupees 18 million, of rupees 18 million. ओके, तो सर मेरे को है ना जो एसेट दे रहा हूं उसका कैरिंग अमाउंट भी दे रखा है, उसका फेयर वैल्यू भी दे रखा है, और जिससे एक्सचेंज कर रहा हूं उसका फेयर वैल्यू भी दे रखा है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। ओके, तो एसेट गिवन हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट एक्वायर्ड क्या हो गया प्राइवेट जेट। ओके, एंड पे, अच्छा इसके अलावा भी 18 मिलियन के अलावा क्या है, एंड पे एडिशनल, प्राइवेट जेट के बदले अपना लैंड एंड बिल्डिंग तो दिया ही दिया, और एडिशनल क्या दे रहे हैं, एडिशनल रुपीज 3 मिलियन, रुपीज 3 मिलियन इन कैश। Show the necessary treatment. Show the necessary treatment as per Ind AS 16। बताइए सॉल्यूशन। क्या केवल एंट्री पास करने को बोला? नहीं ना, इसका मतलब केवल एंट्री मत पास करके आ जाए, पहले उसके बारे में लिख के आना कि आप एसेट को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिख के आना पड़ेगा ना, बिल्कुल लिख के आना पड़ेगा। उसूल पता है ना अपने को इंडिया से का, पहले प्रोविजन भी लिखना पड़ता है, फिर उसके बारे में अकाउंट नहीं, क्योंकि वो क्लियरली अकाउंट नहीं, एंट्री नहीं पूछ रहा है। एंट्री पूछेगा तो केवल एंट्री लिख के आना, लेकिन अगर कुछ और उल्टा पुल्टा लाइन बोले, शो द नेसेसरी ट्रीटमेंट, तो बता के आओ ना पहला। ओके, क्या करोगे, क्या करना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, एसेट को कितने पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए बोलो? $15 मिलियन पे। पहला क्राइटेरिया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, ओके 15 मिलियन। एक बात बताओ, केवल 15 मिलियन दे रहे हो या कैश भी दे रहे हो? कैश भी तो दे रहे हैं, तो वो अलग से कंसिडर किया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? हाँ सर, 15 मिलियन जो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, ऊपर से 3 मिलियन का कैश और दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 15 और 3 कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा, 18 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख दो देयर इज नो लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, no lack of commercial substance, so new PPE, that is private jet, will be recognized in books at fair value of asset given plus cash paid, plus cash paid. So private jet will be recorded at 15 मिलियन प्लस 3, कितना, 18 मिलियन पे, 18 मिलियन पे तो एसेट को रिकॉर्ड करोगे। जर्नल एंट्री क्या होएगा, प्राइवेट जेट अकाउंट डेबिट 18 मिलियन पे,
उसके बदले जा क्या रहा है? टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के सामने कितना वैल्यू लिखोगे? ऑलवेज बुक वैल्यू। जब भी एसेट अपने पास से आपको अपनी बुक से हटाना है ना लैंड एंड बिल्डिंग को, और लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बुक्स में कितने पे शो हो रहा है? 10 मिलियन पे, तो भैया अपनी बुक से हटाने के लिए इसको 10 मिलियन से ही तो क्रेडिट करना होगा। बिल्कुल, इसे 10 मिलियन से क्रेडिट करना होगा। अच्छा, और पैसा कितना दे रहे हैं? टू कैश और बैंक। पैसा कितना दे रहे हैं सर? पैसा दे रहे हैं 3 मिलियन। तो अब बाकी के 5 का क्या करूं? प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑन एसेट। हाँ बोलूं? अगर वहां पे लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस होता तो हम क्या करते? एसेट को किस पे रिकॉर्ड करते? कैरिंग अमाउंट पे। लेकिन यहाँ पे तो देयर इज नो लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, तो कॉमर्शियल सब्सटेंस का कोई कमी तो है नहीं। मतलब यहाँ मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना है, एसेट बेचना है। ऐसा तो है नहीं कि सेम आइडेंटिकल एसेट हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, सेकंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, तीसरा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। और उसके अलावा अगर आप कोई कैश वैश दे रहे हो तो उसको अलग से कंसिडर करना होगा। ठीक है, चलिए। लैंड एंड बिल्डिंग को 10 पे क्यों लिखा है? इसका जवाब तुमको बचपन में मिलेगा। बचपन में जाओ, बचपन में इंटर वाले सर ने पढ़ाया होगा तुमको। बस उसीलिए लिखा है, और कोई रीजन नहीं है। मेरे को मेरी बुक्स में एसेट साइड में कितना दिखा रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग 10 मिलियन। अब जब वो एसेट नहीं रही तो एसेट की वैल्यू रख के क्या करूंगा? मुझे कितने से हटाना होगा? एसेट को 10 मिलियन को हटाना होगा। तो डेबिट बैलेंस को हटाने के लिए क्या किया मैंने? क्रेडिट किया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, बढ़े आगे। नाउ फर्स्ट हमने लिखा था इनिशियल मेजरमेंट, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। फर्स्ट नंबर दिया था अपन ने इनिशियल मेजरमेंट, नाउ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट हमने बोला था एट कॉस्ट, और उसमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखे। नाउ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये कैसे होगा सर? में दो मॉडल चलते हैं, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कब होगा? ऑब्वियसली एट बैलेंस शीट डेट। एट बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट को आप क्या कर सकते हैं? कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं या रीवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट मॉडल पे फॉलो करते हैं, कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं, तो क्या करोगे? एसेट को कैसे दिखाओगे? सर कॉस्ट मतलब स्टार्टिंग में आपने कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया था ना? हाँ, स्टार्टिंग में तो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होता है। तो जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, उसके बाद क्या हुआ होगा? मान लो 3 साल बीत गए, तो 3 साल बीत गए तो अब तक 3 सालों में कुछ डेप्रिसिएशन तो लगा होगा, तो लेस कर देते हैं क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ओके, और क्या लेस करना है? अब तक अगर कोई क्या हो गया हो? इम्पेयरमेंट लॉस हो गया हो, इम्पेयरमेंट लॉस, तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है सर? वैसे तो इसका पूरा स्टैंडर्ड आएगा अभी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का, लेकिन फिर भी बता देता हूं क्या होता है। बताया था मैंने कभी? हाँ सर, अगर एसेट का
रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए, उसकी कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए, नीचे अलग से लिखा ना या यहीं पे लिखा दे, लिख लिया क्या ये तुमने? रिकवरेबल कैरिंग अमाउंट नहीं लिखा ना अभी तक? हर्ष तुमने नहीं लिखा ना, तो अभी रुको, नीचे अलग से लिखवा देता हूं। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस, इफ recoverable amount is less than the carrying amount, is less than the carrying amount of asset, then value of asset to be reduced, एसेट की वैल्यू को आपको क्या कर देना होगा? रिड्यूस कर देना होगा अप टू द रिकवरेबल अमाउंट, अप टू द रिकवरेबल अमाउंट। मतलब सर भाई उसकी बुक में हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट दिखा रखा है कितना? 1 लाख, लेकिन उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 90,000। तो एसेट को अपने को क्या करना चाहिए? 1 लाख पे दिखाना चाहिए कि 90,000 पे दिखाना चाहिए? तो भैया फिर तो एसेट को तुम कितने पे दिखाओ? 90,000 पे दिखाओ, 90,000। सर ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट ये आपको पढ़ने को मिलेगा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ठीक है जी, इंडिया 36। ओके, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ, तुम्हारे पास कोई एसेट है, तुम क्या करोगे उसका? तुम्हारे पास कोई एसेट है, तुम क्या करोगे उसका? बोलो सर। बेच देंगे या फिर उसको यूज कर लेंगे। तो हायर ऑफ, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू, या यूं कहूं अगर आज आप बेच दोगे तो सेल वैल्यू। तो या तो मैं यूज करूंगा या उसको सेल कर दूंगा। सेल करने से कितना मिलेगा? सर मार्केट में जो रेट है मिल जाएगा। वैल्यू इन यूज कितना होगा? अरे उसको यूज करने से तुमको फ्यूचर में बेनिफिट्स कितना होने वाला है? कैश बेनिफिट्स। तो कैश बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू देखना होगा। केवल बस्टिंग पढ़ा है तुमने एसएफएम में? फ्यूचर कैश फ्लोज का डिस्काउंटिंग करके तुमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता किया है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ही क्या होगा? वैल्यू इन यूज होगा। ओके, तो या तो यूज करोगे या बेचोगे, दोनों में से जो फायदा होगा वो करोगे। उसको तुम क्या मान लेना? रिकवरेबल अमाउंट मान लेना। अगर वो रिकवरेबल अमाउंट भी तुम्हारी कैरिंग अमाउंट से कम है तो अपनी बुक्स में और क्या कर देना? एसेट की वैल्यू को और कम कर देना। समझ में आया क्या? दैट इज द इम्पेयरमेंट लॉस। तो अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूं ना, तब तो बड़ा सिंपल है, तब तो बड़ा सिंपल है। कैसे शो करना है सर? मैंने ना 5 लाख रुपए में एसेट खरीदा था, 10 साल उसकी लाइफ है, 10 साल उसकी लाइफ है। एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाता हूं, 3 साल डेप्रिसिएशन लगाया, कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000 हर साल का, 3 साल में 1.5 लाख लगाया, कितने पे शो करूंगा एसेट को? 3,50,000 पे शो करूंगा कि नहीं करूंगा? बस। और अगर कोई इन बिटवीन कोई इंपेयरमेंट लॉस हो गया है तो उसको भी क्या कर दूंगा? रिड्यूस कर दूंगा। डन, उतना अमाउंट से और एसेट का वैल्यू कम कर दूंगा। समझ आया ना? अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा? आप एसेट को क्या करते हो? रिवेल करते हो, तो आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, देखते चलना कैसे लिखोगे। फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जिस दिन तुमने रिवैल्यू किया है, जिस बैलेंस शीट की डेट को तुमने रिवैल्यू किया है, उस बैलेंस शीट की डेट को तो क्या कर लोगे? तुम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन उसके बाद
उसके बाद आने वाली बैलेंस शीट को क्या करोगे? फिर उसके बाद आने वाली बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे? उसी फेयर वैल्यू में से जो पिछले साल हमने डिसाइड की थी उसमें से हर साल क्या करते जाएंगे? डेप्रिसिएशन लेस करते जाएंगे। समझ में आया क्या? तो फेयर वैल्यू जिस दिन डिसाइड किया ठीक है, उस दिन तो उसको फेयर वैल्यू पे कर लो, उसके आने वाले सालों में हर साल लेस करते चलो। सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट क्यों बोला? उसके आने वाले साल, आगे आने वाले साल। मान लो कोई एसेट है, वही वो ये जो 5 लाख वाली थी ना, 5 लाख वाली, ठीक है ना, 3 साल बाद तुमने क्या किया? 1.5 लाख, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया। कॉस्ट मॉडल फॉलो करोगे तब तो तुम 3.5 लाख पे शो करोगे, लेकिन मान लो तुमने इस दिन को रिवेल किया और रिवेल करके एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, कितने पे लेके आ गए? 4 लाख। तो आज एसेट को अगर तुम फेयर वैल्यू पे दिखाना चाह रहे हो, रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करना चाह रहे हो, तो तुम एसेट को कितने पे दिखा सकते हो? 4 लाख पे दिखा सकते हो। अगले साल कितने पे दिखाओगे फिर? सर अगले साल देखना पड़ेगा, अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 4 लाख पे दिखाया तुमने, अब क्वेश्चन वाला ये भी बोलेगा अब कितनी लाइफ बची हुई है, अब कितनी लाइफ बची हुई है। रिवाइज लाइफ भी क्या हो जाएगा? एस्टिमेट रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज नहीं होगा तो बचा हुआ, रिवाइज नहीं होगा तो हम पर ने क्या माना था? 10 साल। 10 में से कितने बीत गए? 3 साल बीत गए, बचेंगे कितने? 7 साल। तो 7 में डिवाइड कर देना, 4 लाख डिवाइड में 7, डेप्रिसिएशन लेस कर देना, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर क्वेश्चन वाला बोले नहीं 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 7 नहीं, अभी रिवाइज लाइफ बची हुई कितनी है? रिमेनिंग रिवाइज लाइफ 8 साल, तो 4 लाख डिवाइड में क्या कर देना? 8 कर देना। तो जैसे ही कोई एस्टिमेट चेंज हो जाएगा, जैसे ही कोई वैल्यू चेंज हो जाएगा, हम प्रोपोर्शनेटली, आगे लिखूंगा, प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे अब फ्यूचर में? उसी बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपन ने लेस किया, माइनस कर दो। और सब्सिक्वेंट, उसके बाद, सब्सिक्वेंट मतलब फेयर वैल्यू डिसाइड करने के बाद आने वाले सालों में अगर कोई एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस होता है तो भी माइनस कर दो। ओके जी। डन। ओहो नालायक। हाँ जी। सर रिवोल्यूशन मॉडल यूज करेंगे तो और कोई ध्यान रखने की बातें? हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। सर हम कितनी बार रिवील करें? क्या हर साल रिवील करेंगे? क्या हर साल रिवील करेंगे या 2-3 सालों में एक बार करेंगे? तो उसके लिए इंडेक्स क्या कहता है, लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। इफ सिग्निफिकेंट, if significant and volatile changes, अगर एसेट की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, कोई खतरनाक वाला चेंज हो रहा है, तब तो एनुअली करना, तब तो एनुअली रिवेल कर देना। और अगर इनसिग्निफिकेंट चेंजेस है, ना के बराबर, कोई ज्यादा वर्थ वैल्यू नहीं रखता वो, इफ इनसिग्निफिकेंट चेंजेस, तो उस केस में आप हर 3 से 5 साल में, 3 to 5 years, आप क्या कर पाएंगे? रिवेल कर पाएंगे।
treatment of accumulated depreciation on the date of revaluation. Treatment of accumulated depreciation on the date of revaluation. रिवैल्यूएशन की डेट को जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा होगा उसका क्या करोगे? सर दो ट्रीटमेंट है हमारे पास, AS 10 में भी पढ़े थे सर हम ने, ग्रॉस अप्रोच और नेट अप्रोच, ग्रॉस अप्रोच और नेट अप्रोच। ओके, तो इसमें मेथड 1 जिसको तुम लोग नेट अप्रोच बोला करते थे, नेट अप्रोच। नेट अप्रोच इसमें क्या होता था, इसको नाम और दे सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेटेड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस खत्म कर दो एसेट में ट्रांसफर करके और एसेट को अपनी बुक वैल्यू पे लेके आ जाओ। और दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 क्रॉस अप्रोच। ग्रॉस अप्रोच उसमें उस केस में क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट नहीं होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट एलिमिनेटेड, उसको नहीं हटाने का, उसको रिवाइज कर दो, उसको भी रिवाइज कर दो। ओके, देखेंगे कैसे होगा सर। इसमें जर्नल क्या रहेगा, मैंने बोला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करेंगे तो जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, वेरी गुड। हाँ जी, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसके रिगार्डिंग जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटर में सीखा होगा, उसको डेबिट करके खत्म कर दो। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, जिस भी एसेट को आप रिवेल कर रहे हो टू एसेट अकाउंट, और फिर एसेट को रिवेल करने पर जो भी फायदा या नुकसान होगा उसके लिए, फायदा हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन। अभी आगे चल के सीखेंगे इस रिवैल्यूएशन गेन को किधर ट्रांसफर करना है। ये कब, इफ प्रॉफिट, और नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट। और आगे जाके देखेंगे अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, आगे जाके बोले तो मौका मिला तो आज ही, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो उस केस में रिवैल्यूएशन लॉस को किधर ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस एसेट में ट्रांसफर कर दो और फिर एसेट की वैल्यू अब बुक वैल्यू पर आ जाएगी, और एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो बढ़ा दो, कम करनी है तो कम कर दो। डन। ग्रॉस अप्रोच क्या कहेगा, ग्रॉस अप्रोच में क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? स्टेप्स, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट में ट्रांसफर नहीं करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या पता करना, फाइंड परसेंटेज गेन और लॉस। फाइंड परसेंटेज गेन और लॉस, कितना परसेंट तुमको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, किस पर पता किया जाएगा ये सर? जो भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस हुआ है, ऑब्वियसली वो किसके कंपैरिजन में होगा, कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में होगा। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट से मत कंपेयर करना, बुक वैल्यू पे देखना कितना तुमको फायदा हुआ है, बुक वैल्यू पे देखना कितना नुकसान हुआ है, गेन या लॉस। जी और एल लिख देता हूँ ना इधर।
और तुम्हारे पास जगह तो गेन और लॉस पूरा लिख देना, रिवोल्यूशन गेन और लॉस। फिर इसका क्या करना, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज क्या, द ओरिजिनल कॉस्ट, अगर मैं आसान भाषा में लिखूं तो ओरिजिनल कॉस्ट, अदरवाइज ग्रॉस ब्लॉक भी बोला जा सकता है, ग्रॉस ब्लॉक। इंक्रीज और डिक्रीज द ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, उसके अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज और डिक्रीज कर दीजिए। जर्नल एंट्री क्या रहेगा, मान लो एसेट की वैल्यू 10% से बढ़ गई है, तो तुम एसेट को भी बढ़ा देना, एसेट अकाउंट डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी बढ़ा देना, और जो रिवैल्यूएशन गेन हुआ है उसे, उसके लिए रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट को क्रेडिट कर देना। रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट को क्रेडिट कर देना तब, इफ देयर इज रिवैल्यूएशन गेन लिख दो, या इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड। तो सर कम होगा तो क्या करेंगे, कम होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा, एसेट का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। सर लिखवाए दो ना, ओके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए डेबिट किया जाएगा, एसेट को क्रेडिट किया जाएगा कम करने के लिए, और डिफरेंस रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट if value of asset decreased, if value asset decreased। सर एक एग्जांपल करवाओ, ओके। लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल, वही AS10 वाला, वही AS10 वाला, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 3 लाख रुपए, रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट 7,70,000 रुपए। शो द ट्रीटमेंट, as per Ind AS 16। क्या करेंगे बोलो, नेट अप्रोच, पहले नेट अप्रोच, नेट अप्रोच क्या कहता है आपसे कि एसेट को का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको उठा के एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ओरिजिनल कॉस्ट एसेट किससे पे शो हो रही होगी, 10 लाख पे शो हो रही होगी, तो क्या करोगे तुम, कैरिंग अमाउंट पता करो एसेट का, कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू, सर कैरिंग अमाउंट होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 3 लाख, तो कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 7 लाख।
रीवैल्यू कितने पे किया? 7,70,000। रीवैल्यूड अमाउंट 7,70,000। तो फायदा हुआ कि नुकसान? सर फायदा। रीवैल्यूएशन गेन। रीवैल्यूएशन गेन कितने का? 70,000 का। जर्नल करें क्या? नंबर मत लगाओ भले, जर्नल ऐसे लिख दो। जर्नल क्या करेंगे? जर्नल पहला, सर उठा के एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का बैलेंस किधर ट्रांसफर करना? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना। इससे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे शो है 10 लाख पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का बैलेंस कितना? 3 लाख। 3 लाख से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का बैलेंस खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, और एसेट भी 3 लाख से वो कम हो जाएगी। अब आ गई एसेट 7 लाख पे। नरेशन लिखवाना है क्या? बीइंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बैलेंस ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट, नो। अब 7 लाख की एसेट तुम 770 पे रिवेल कर रहे हो, तो तुमको फायदा हुआ ना, एसेट की वैल्यू बढ़ी ना, तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे 70,000 टू रीवैल्यूएशन गेन। अब रीवैल्यूएशन गेन को किधर ट्रांसफर करना है वो अभी जानेंगे आज या कल। ओके, रीवैल्यूएशन गेन। ओके सर। क्या नेट अप्रोच सीख गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं आई? अभी ग्रोस अप्रोच भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर किसी ने एएस 10 पढ़ा है तो वही एग्जांपल ले रहा हूं, वही इंटर वाला। क्रॉस अप्रोच। क्रॉस अप्रोच में स्टेप क्या रहेगा आपका? सबसे पहले तो आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा ना, रिवॉल्यूशन गेन या लॉस। तो आपका परसेंटेज गेन कितना है? रिवॉल्यूशन परसेंटेज गेन, तो देखो 70,000 का फायदा हुआ है, और कैरिंग अमाउंट कितनी है? 7 लाख। 7 लाख की एसेट, कैरिंग अमाउंट तो 7 लाख ही है ना। ये ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, अब तक का डेप्रिसिएशन 3 लाख है, तो एसेट की बुक वैल्यू कितनी? 7 लाख। 7 लाख पे 70,000 का फायदा 10%। और इस 10% से आपको क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज इन ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, दोनों को बढ़ाना होगा। अगर नुकसान होता तो दोनों की वैल्यू को कम करते। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है सर? 10 लाख है। 10 लाख का 10%, इंक्रीज इन ओरिजिनल कॉस्ट, 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 3 लाख है, तो 3 लाख का 10% कितना? 30,000। जर्नल क्या रहेगा? इसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, इवन उसमें सिर्फ एडजस्ट किया जा रहा है, ओनली एडजस्ट, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज फॉर द गेन एंड डिक्रीज फॉर द लॉस। बट यहां गेन है तो हम एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट कितने से? ओरिजिनल कॉस्ट कितने से बढ़ रही है सर? 1 लाख से बढ़ रही है। 10 लाख ऑलरेडी थी, अब 1 लाख से बढ़ के 11 लाख हो जाएगी। और टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, 3 लाख ऑलरेडी था, 30,000 से और बढ़ जाएगा, 3,30,000 हो जाएगा। और टू रिवैल्यूएशन गेन किधर ट्रांसफर होगा देखेंगे, 70,000। समझ में आया क्या? ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में एसेट कितने पे शो होगा? अब बैलेंस शीट में एसेट कितने पे शो होगा? अगर यहां की बात करूं तो यहां बैलेंस शीट में एसेट कितने पे शो होगा बोलो, नेट अप्रोच में?
नेट अप्रोच में, अब तुम्हारे पास जगह लिखने की नहीं है, कोई बात नहीं, इधर उधर छोटा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं। बोलो। और ये कोई फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट भी नहीं बना रहा हूं मैं सिर्फ यूं ही। बताइए। कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, वर्टिकल बनेगा फॉर्मेट। और इंडेक्स का फॉर्मेट अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग P&L बैलेंस शीट का दिखा देंगे कभी। हाँ जी, बताइएगा। एसेट कितने पे शो होगा? सर देखो, इंडेक्स में पहले क्या लिखा जाता है, पहले क्या बोला था मैं, एसेट लिखा जाएगा कि इक्विटी, लायबिलिटी इक्विटी लिखा जाएगा? सर पहले एसेट्स लिखा जाएगा। ओके, पहले एसेट्स लिखा जाएगा। ओके, एसेट्स में भी क्या, पीपीई। ओके, पीपीई के अंदर पीपीई कितना शो होगा? सर 7 लाख। तो पहले हो गया था 3 लाख से कम करने पर, और अब कितना हो गया? 70,000 से बढ़ गया, तो पीपीई कितना शो होगा? 7,70,000 शो होगा। और और क्या, रिवोल्यूशन गेन, रिवोल्यूशन गेन। तो अगर आपको फायदा हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर फायदा हुआ है, तो रिवोल्यूशन गेन किधर आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। तो एसेट्स के बाद लिखी जाएंगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वर्टिकल फॉर्मेट में, और उसमें भी किधर आएगा? अदर इक्विटी। किधर आएगा? अदर इक्विटी नाम से, पहले नहीं आता था, अभी आएगा अदर इक्विटी। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, और दूसरा क्या है? अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में आएंगे सारे रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो ये जो रिवोल्यूशन गेन आएगा वो भी इधर आएगा, अदर इक्विटी। ठीक है जी, रिवोल्यूशन सरप्लस के नाम से आ जाएगा। कितना? 70,000। ओके, याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से इस चीज को तो, और लिखना हो तो छोटा सा इधर उधर कहीं से भी बना दो छोटा सा, लिखना हो तो छोटा सा बना दो। कुछ नई टर्म्स मिलेंगी अपने को, जैसे ओसीआई कल पढ़ेंगे, ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। ठीक है ना, ये आज तक अपन ने कभी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है ना, तो देखेंगे ये रिवोल्यूशन गेन किधर जाएगा, ओसीआई में जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब बात करेंगे कल। ओके, फिलहाल अच्छा, इसका बैलेंस शीट बनाओगे तो इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा? बैलेंस शीट पहले एसेट साइड लिखोगे, एसेट्स में पीपीई, हालांकि यहाँ पे नेट अमाउंट दिखा दिया जाएगा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में इसका डिटेल जाएगा। और नोट्स टू अकाउंट में कैसे जाएगा? पीपीई। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? पीपीई ओरिजिनल कॉस्ट कितना? सर ओरिजिनल कॉस्ट है कितना? 11 लाख। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,30,000। 3 लाख तो पहले ही था, 30,000 और बढ़ गया, एसेट की वैल्यू 10 लाख पहले थी, 1 लाख से और बढ़ गई, नेट अमाउंट कितना? 7,70,000। 7,70,000। ओके सर, और वही 70,000 को किधर दिखाएंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, अदर इक्विटी हेड में। 70,000 का रिवोल्यूशन गेन। हाँ, ये बैलेंस शीट ऐसे बनेगी नहीं, सिर्फ ऐसे लिख दी है मैंने समझाने के लिए। वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे, और कभी भी डिटेल बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। हमको भी P&L बैलेंस शीट बनाना है, करना, बस वो फॉर्मेट जान लेना है। जब वो कंपनी अकाउंट में वैसे क्वेश्चन आते हैं तो वैसे नहीं आएंगे, नहीं वैसे नहीं आएंगे पूरा। डन है क्या? ओके, चलिए अभी हमारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ही चल रहा है, और उसमें हम
रिवोल्यूशन अगर करते हैं तो उसके बारे में जान रहे हैं कि भैया रिवोल्यूशन करो तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, रिवोल्यूशन करोगे तो एसेट को और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा। दो अप्रोच है, नेट और ग्रॉस, करना चाहो तो करो वरना मत करो। नेक्स्ट 4 मार्क अगेन, हाँ लास्ट लिख लो। रिवोल्यूशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ एसेट, revaluation is to be applied for entire class of asset. इसका मतलब क्या, मेरे पास दो फर्नीचर हैं, दो तरह के फर्नीचर, तो फर्नीचर की एक क्लास बन जाएगी। तो अगर एक फर्नीचर पे मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं तो दूसरे पे भी कॉस्ट ही यूज करूंगा। एक पर अगर रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहा हूं तो दूसरे पर भी रिवोल्यूशन मॉडल भी यूज करूंगा, मॉडल ही यूज करूंगा। तो रिवोल्यूशन इज टू बी अप्लाइड फॉर एंटायर क्लास ऑफ एसेट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए अगर मैंने रिवोल्यूशन यूज किया तो उस टाइप की जितनी भी एसेट, उस क्लास में जितनी भी एसेट उन सब पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन मॉडल यूज करना पड़ेगा। क्लियर है वाली चीज, ठीक है ना? ओके, तो अगर आप लिख सकते हो, that means if furniture is revalued, if one furniture is revalued, then all furnitures will be revalued. ओके, एक इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे लैंड बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को रिवेल करोगे तो सारी बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, रिवेल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बोलते हैं कि जैसे एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और एक ऑफिस बिल्डिंग है, बताओ अगर मैंने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को रिवेल किया तो क्या मुझे ऑफिस बिल्डिंग भी रिवेल करनी पड़ेगी? क्या नहीं, ये अलग कैटेगरीज में आ जाती हैं, ठीक है ना, आर एन डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। ये याद रख लेना, कभी क्वेश्चन आ भी जाए, यही आता है बिल्कुल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग आर इन डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। तो लिख के आना कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग आर नॉट इन द सेम क्लास ऑफ एसेट। सो दे, अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को आप रिवेल कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ऑफिस बिल्डिंग को भी रिवेल किया जाए, आप ऑफिस बिल्डिंग पे अभी भी कॉस्ट मॉडल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, अब रिवोल्यूशन गेन और लॉस कल पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि क्या होता है उसका, रिवोल्यूशन गेन होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, लॉस होगा तो कैसे, उसको भी AS10 में पढ़ा हुआ, याद है ना, ईमानदारी वाली बात आई थी। फर्स्ट टाइम रिवेल करते हो रिवोल्यूशन रिजर्व में डालोगे, फर्स्ट टाइम लॉस होता है तो P&L में ट्रांसफर करोगे, याद आया? हाँ वही वाली बात, वही वाला चार्ट बनाएंगे जो AS10 में बनाया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।